Hello बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. दिस इज नैन्सी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यू चैप्टर एंड दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. लास्ट जो चैप्टर हमने किया था वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमने बहुत अच्छे से किया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं. आज उसी से रिलेटेड हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये एक जनरल सा चैप्टर है जिसकी नॉलेज हर इंसान को होनी चाहिए. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, और हम देखेंगे अमीनो सिंथेसिस के बारे में. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोलते हैं, ठीक है. तो चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसको बोलते हैं, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम हेल्थ किसको बोलते हैं. हम एक इंसान को कब बोलते हैं कि वो एक हेल्दी है, ठीक है. तो सबसे पहले जो हेल्थ है वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करती कि एक इंसान बिल्कुल फिजिकल फिट है, ठीक है. हेल्थ का मतलब है कि वो फिजिकल फिट है, उसको कोई भी डिजीज नहीं है, वो मेंटली स्टेबल है, वो सोशली एंड बिहेवियरल उसका अच्छा है. तो मतलब हम चारों के चारों एस्पेक्ट देखते हैं. फिजिकली एस्पेक्ट देखते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं, मेंटल एस्पेक्ट देखते हैं, सोशल एस्पेक्ट देखते हैं, और हम देखते हैं सारे के सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट, ठीक है. तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिर्फ हेल्थ की बात करती हूं तो कितने एस्पेक्ट देखने, हमें चारों एस्पेक्ट देखने हैं. फिजिकल एस्पेक्ट हमें देखना है, सोशल एस्पेक्ट हमें देखना है, मेंटल एस्पेक्ट हमें देखना है, बिहेवियरल एस्पेक्ट. और अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट हमने देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो समझिए इस बात को कि हम एक इंसान को रिप्रोडक्टिव हेल्दी कब बोलते हैं, ठीक है. जस्ट सपोज किसी को इनफर्टिलिटी है, कोई ऐसा कपल है जो कंसीव तो कर रहा है लेकिन मतलब अबॉर्शन हो रहे हैं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि हम उसको कैसे बोलेंगे कि ये हेल्दी है या नहीं. हेल्दी है या नहीं का मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है या नहीं. तो देखो सबसे पहली बात, अगर प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन फिर भी अबॉर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देयर हैज टू बी सम फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है. दूसरी बात, अगर इस बात को लेके अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, यानी कि वो सोशल गैदरिंग को भी अवॉइड करता है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज है, बहुत सारे लोग हैं जो उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप किसको बोलते हो, ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है इट इज द टोटल वेलबींग, इट इज द टोटल वेलबींग. ये मतलब टोटल वेलबींग होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन, टोटल वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ किस किस के टर्म में हम ये देखते हैं. सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ किस किस के टर्म में, फिजिकल, ठीक है. कौन कौन से एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं, हम मेंटल हम एस्पेक्ट स्टडी करते हैं, हम बिहेवियरल एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं, ठीक है. बिहेवियरल एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं, और हम स्टडी करते हैं सोशल एस्पेक्ट भी, ठीक है. यानी कि सारे के सारे हम एस्पेक्ट देखते हैं कि चारों के चारों एस्पेक्ट अगर सही है तभी हम बोलते हैं एक इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. अगर जस्ट सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो जस्ट सपोज किसी भी इंसान को अगर कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले एक तो वो फिजिकल तो उसको डिजीज हो गई, लेकिन वो इससे रिलेटेड वो मेंटल ट्रॉमा में भी जा सकता है, उसका मूड भी चेंज हो सकता है, उसका बिहेवियर भी चेंजेस होता है, उसका जो व्यू है सोसाइटी के लिए और सोसाइटी का जो व्यू है उसके लिए, दोनों ही चेंजेस होते हैं. तो इसका मतलब हम सारे के सारे एस्पेक्ट देखते हैं. हम ये भी देखते हैं कि उस इंसान को कोई डिजीज है या नहीं, हम ये भी देखते हैं कि वो मेंटली स्टेबल है या नहीं, ठीक है. दूसरी बात हम ये देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं है, वो डिप्रेशन में तो नहीं है. ये सारी की सारी चीजें देखते हैं. और हम देखते हैं कि वो सोशल गैदरिंग में जाता है, वो लोगों से बात करता है या नहीं करता. ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी हम इस चीज को बोलते हैं कि कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्दी है या नहीं. अगर मैं इसको आप जरा समझिए, अगर मैं इस चीज को अगर एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, अगर मैं इस चीज को एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो जस्ट सपोज कि
सिर्फ जो इंसान, ऐसा नहीं है, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ऐसा नहीं होता है कि भैया इसके तो 6 पैक्स ऐब हैं, ठीक है, इसने तो बॉडी शॉडी बना रखी है तो ये हेल्दी है। जी नहीं, ठीक है, हम सिर्फ फिजिकली एस्पेक्ट को हम नहीं देख सकते कि ये बहुत फिट है तो ये मतलब इसकी फिजिकल फिटनेस एकदम मस्त है और ये एकदम हेल्दी है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें सारे के सारे एस्पेक्ट देखने हैं कि जस्ट सपोज वैसे तो इसके 6 पैक्स ऐब हैं लेकिन वो डिप्रेशन में है, ठीक है, वो किसी से बात नहीं करता, वो हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, वो उसको हमेशा गुस्सा आता रहता है, वो किसी सोसाइटी कहीं बाहर नहीं निकलता, हमेशा अपने घर में रहता है, तो मतलब हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब हेल्दी बोलने का सीधा सा मतलब है कि भैया उसको सारे के सारे एस्पेक्ट उसके पूरे होने चाहिए, एक फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए, यानी कि कोई भी उसको डिजीज नहीं हो। दूसरी बात मतलब एकदम इमोशनल स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब बिहेवियर एकदम अच्छा होना चाहिए, लोगों से हंस के बात करता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाता है या नहीं कर पाता, सोशल गैदरिंग में जाता है या नहीं जाता, मतलब ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। ऑलराइट, अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि सारे के सारे एस्पेक्ट देखने हैं। ठीक है, सारे के सारे एस्पेक्ट कौन कौन से देखने हैं? सबसे पहले सारे के सारे एस्पेक्ट क्या देखने? इट इज द टोटल वेलबींग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है, यानी कि फिजिकली, यानी कि कोई भी डिजीज उसको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इमोशनल वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, इमोशनल वो स्टेबल होना चाहिए। अगर कोई डिजीज हो भी जाती है, ठीक है, अगर कोई डिजीज हो भी जाती है तो वो उसमें इतने मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ जल्दी से मतलब डॉक्टर के पास जाए, क्या क्या क्योर करना है, क्या क्या चीजें करनी, कौन कौन सी दवाइयां लेनी है, ठीक है, कौन कितने टाइम के अंदर फॉलो अप के लिए जाना है, तो ये सारी की सारी चीजें करे तो तब भी वो ठीक हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी डिजीज हो जाती है तो आप हमेशा के लिए डिप्रेस हो जाओ कि यार अब तो क्या करूंगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो सोसाइटी क्या सोचेगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें इंसान को वीक बना देती हैं। तो इसका मतलब है हम सारे के सारे एस्पेक्ट देखने हैं। ठीक है, तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, इमोशनल एस्पेक्ट हो गया है और बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गया है कि इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, एंड सोशल एस्पेक्ट भी हो गया है, मतलब एक सोसाइटी का क्या रोल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए सोसाइटी को नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड विद द सेक्स एजुकेशन, सोसाइटी को नॉलेज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, सोसाइटी को नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। मतलब ये ऐसे डिजीज है कि किसी इंसान को भी हो सकती है अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन ना ले तो। ठीक है, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो जेनेटिकली भी हो सकती हैं। ऑलराइट, तो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन हम देते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वो क्या है? इट इज द टोटल वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो आप यहां पे लिख सकते हो इट इज द टोटल वेलबींग। ठीक है, इट इज द टोटल वेलबींग। ठीक है, यानी कि टोटल वेलबींग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल, इन टर्म्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट। ये तो हो गई डेफिनेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर एक जनरल सा चैप्टर है जिसकी नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए, स्टार्टिंग विद द प्यूबर्टी, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, ये सारी की सारी बातें एक बच्चे को पता होनी चाहिए, एक जो टीनेजर है उसको पता होनी चाहिए, या फिर टीनेजर के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होती सारी की सारी चीजों के बारे में कि कब टेंशन लेनी है, कब वरी करना है, कब वरी नहीं करना है। तो ये एक बेसिक सा चैप्टर है। ठीक है, और सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए, और ये जो सेक्स एजुकेशन है बच्चे ये स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर मतलब देनी चाहिए, और तभी आप आपके सिलेबस के अंदर अपने स्कूल्स के अंदर ये चैप्टर पढ़ रहे हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चैप्टर जरूरी है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि इंसान को पता ही नहीं होता, बहुत बाद में रिकॉग्नाइज करता है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अगर मैंने कोई भी डिजीज अगर हो जाती है, अगर पहले ही अगर कोई भी ट्रीटमेंट लिया होता, डॉक्टर के पास बेझिझक गया होता, या फिर डॉक्टर को मैंने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुल के बताई होती तो ये प्रॉब्लम ना आती। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है
जो मेन जो रूट कॉज है दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, तो इसका मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इंक्लूड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं कोई भी नया चैप्टर कर रहा हूं तो इस चैप्टर की क्या क्या समरी है ना। एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद जैसे हमने कोई भी चैप्टर है, चाहे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रही हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने एक जनरल सा फ्लो चार्ट बनाया था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो हमने सारे के सारे बाय स्टेप पढ़े थे। तो एक बार आपको पूरा का पूरा अगर चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है तो ये चीज आपके लिए अच्छी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे, हम क्या क्या चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, दिस चैप्टर इंक्लूड्स, क्या क्या ये चैप्टर इंक्लूड करता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, यानी कि ओवर पॉपुलेशन को हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का क्या रीजन है, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे एमटीपी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेफ अबॉर्शन। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का मतलब बच्चे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बच्चे इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सब टॉपिक आप कह सकते हो इस चैप्टर का, इनफर्टिलिटी के बारे में। और हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज एसटीडीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है कि एसटीडी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये पूरे के पूरे जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू है। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेन कॉज है, चाहे पॉवर्टी का या फिर लैक ऑफ एजुकेशन या फिर रिसोर्सेज जो कम पड़ रहे हैं, उसका मेन जो रीजन है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, हम ये पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे इस चैप्टर के अंदर जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये जो दो टॉपिक हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो आपको देखने को मिलेगा क्या तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से पूछा गया है या फिर इनफर्टिलिटी से पूछा गया है। बाकी की जो चीजें हैं वो एक जनरल सी बात है। ठीक है, बाकी चीजें एक जनरल सी बात है जो आपको सबको पता होनी चाहिए। और एक बार अगर आप इस लेक्चर को ढंग से देख लेंगे तो आप अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो जो नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखना है, ठीक है, वो है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का एक मतलब ये बोल सकते हो कि ओवरव्यू है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवर करता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या मेजर एस्पेक्ट हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है। मतलब बच्चे पॉइंट्स हैं, ये क्या है बच्चे, पॉइंट्स हैं। आपको पॉइंट समझ में आने चाहिए, बाकी की चीजें आप खुद कर लोगे, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज सेक्स एजुकेशन, ठीक है। सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सेक्स एजुकेशन है बच्चे स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों को दी जानी चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, ठीक है। प्यूबर्टी आते ही बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कि क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बच्चों को पता रहना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड कौन सा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और इसके अंदर ये आता है बच्चे सेक्स एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं दैट इज STDs, ठीक है। STDs का मतलब है बच्चे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। क्या मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आप देखो अगर किसी भी इंसान को अगर कोई भी STD हो जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, चाहे आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर वो डॉक्टर को अप्रोच करता है तो उसके दिमाग के अंदर ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो मैं कैसे बताऊंगा चीज़ों को, ठीक है। और कभी ऐसा तो नहीं कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ें के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसको ऐसी डिजीज हो जाती है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो प्रिवेंशन है, जो क्योर है, वो अवेल करनी चाहिए। कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे कि एड्स हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। थर्ड जो एस्पेक्ट है बच्चे दैट इज सेफ एबॉर्शन, ठीक है। आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जब हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट मंथ वो हार्ट बन जाता है बच्चे का, ठीक है। सेकेंड मंथ तक मतलब लिम्स एंड डिजिट बन जाते हैं। थर्ड मंथ तक मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाते हैं। तो इसका मतलब कब एक वुमेन है वो एबॉर्शन करा सकती है, कब तक वो वुमेन के लिए भी सेफ रहेगा। अगर एबॉर्शन ढंग से नहीं हुआ तो मतलब लेडी को कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब है, अगर कोई भी ऐसा ढंग से अगर हाइजीन तरीके से अगर एबॉर्शन नहीं हुआ, तो अगर फेलोपियन ट्यूब बंद हो गई तो मतलब आगे वो फर्दर मतलब कंसीव नहीं कर पाएगी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए एक वुमेन को, एक लेडी को, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जितने भी बच्चे सेक्स क्राइम हो रहे हैं, ये हम सेक्स क्राइम रोक सकते हैं लोगों को अवेयर करके, ठीक है। चाहे वो रेप जैसे सीवियर क्राइम हो या फिर कोई ऐसे मतलब जो क्राइम हो जो कि मतलब एक तो फिजिकली बॉडी डैमेज होती है, और दूसरी तरफ वो बहुत एक जो भी जिसके साथ भी सेक्सुअल क्राइम हो रहा है वो एक मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, एक ट्रॉमा उसको फील होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चे हम कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं लोगों को अवेयर करके, और बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज की हेल्प से, ठीक है। दूसरी बात करूं तो बच्चे को स्टार्टिंग के अंदर ही पेरेंट ये बता सकते हैं, टीचर से बता सकते हैं कि क्या एक गुड टच होता है, क्या एक बैड टच होता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ हार्म कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, वो इतने मैच्योर ही नहीं हो पाते कि वो समझ सके चीज़ों को, ठीक है। तो इसके अंदर सारी की सारी लोगों का मतलब इसके अंदर पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अंदर स्कूल के टीचर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मतलब हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हार्म करती हैं, क्या क्या चीज़ें हार्म नहीं कर सकती, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर वरी करना है, कहाँ पर वरी नहीं करना है, ठीक है। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो हो गया सेक्स क्राइम। जो फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। जो फिफ्थ जो पॉइंट है बच्चे दैट इज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स, ठीक है, तो अवेयर होना चाहिए। ऑलराइट, रिप्रोडक्ट जितने भी जो कैंसर है रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो, सारी की सारी जो चीज़ों को डील करता है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। ये सारे के सारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना बच्चे, एक ब्रॉड व्यू है, ठीक है, एक ब्रॉड व्यू है जो बहुत सारी चीज़ों को डील करता है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चे कि कपल कंसीव तो करना चाह रहा है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अगर प्रेगनेंसी हो भी रही है तो अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। और अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, यानी कि मदर की सेफ डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, टाइम पर एम्बुलेंस पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, डिलीवरी के बाद जो टीकाकरण होता है, ठीक है, मतलब जो भी इंजेक्शन लगते हैं बच्चों के, इम्यूनाइजेशन हो रहा है वो ढंग से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, कि डिलीवरी के टाइम पे मदर का प्रॉपर चेकअप हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर डिलीवरी के बाद भी जो चेकअप्स होते हैं वो मदर के हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारे के सारे एस्पेक्ट को डील करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अगर इससे रिलेटेड अगर मैं 8th पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है कि मेनोपॉज, ठीक है, ये जो चीज है मेनोपॉज को भी डील करता है एंड ऑस्टियोपोरोसिस को भी डील करता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा जो होते हैं वो वुमेन के अंदर होते हैं आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल है बहुत कम हो जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये डील करता है एडोलिसेंट फेज को भी, ठीक है, यानी कि मतलब जो 12 to 13 एज से लेके 18 to 19 ईयर की जो एज होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाते क्या क्या उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इन सारी की सारी चीज़ों को डील करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो एक ये पूरा का पूरा एक जनरल एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी पढ़ते हैं और इसके अंदर हम फैमिली प्लानिंग के बारे में भी पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग का मतलब है बच्चे कि इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, तो इसके अंदर इसको रोकने के क्या क्या मेजर्स उठाए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव मतलब करती है कि जो जिसकी स्मॉल फैमिलीज होती है उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, ऑलराइट, यानी कि उनका ज़्यादा प्रमोशन होता है, जल्दी प्रमोशन होता है, सिर्फ ये सारे के सारे मतलब एनकरेज करती है छोटी फैमिली, मतलब कि लोग आजकल अवेयर हों कि वो ज़्यादा बड़ी फैमिली ना रखे, चाहे बेशक से वो कैपेबल है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल वो पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं बच्चे, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था, ठीक है, ये तो एक जनरल आइडिया था, ये तो क्या था, एक जनरल आइडिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि इस चैप्टर के अंदर हमने बोला कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रैटेजीज उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनफर्टिलिटी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो पॉइंट है, जो चैप्टर का जो पहला पॉइंट था वो क्या था बच्चे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो पहला जो पॉइंट था वो क्या था बच्चे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ and reproductive health problems and strategies, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम है बच्चे, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, मैंने क्या बताया था, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, क्या है बच्चे, ओवर पॉपुलेशन। अब देखो ओवर पॉपुलेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या मेजर प्रॉब्लम, कैसे एक मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या,
प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कम है। यानी कि अगर आप देखते हो कि आजकल जितनी भी जो फैमिलीज़ हैं वो 1 से 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई के लिए जो जितना भी खर्चा होता है, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, रहने का, मतलब इतना सारा खर्चा, मतलब एक फैमिली के लिए बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो यानी कि पॉवर्टी बढ़ रही है। ठीक है, पॉवर्टी बढ़ रही है यानी कि फिर रॉबरी बढ़ेगी। ठीक है, रॉबरी बढ़ेगी यानी कि जितने भी जो क्राइम्स है वो ज़्यादा होंगे। तो जो मेजर जो प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो है ओवर पॉपुलेशन। इसीलिए इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंडिया ने सबसे पहले क्या लॉन्च किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बच्चे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। क्योंकि हर एक जो छठा बंदा है, ठीक है, हर जो भी ईच 6th इंडिविजुअल इज इंडियन। ठीक है, मतलब हर छठा बंदा क्या है, हिंदुस्तानी है। तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन को रोकने के लिए तो फर्स्ट टाइम जो फैमिली फर्स्ट कंट्री लिख सकते हो, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पहली जो कंट्री है जिसने लॉन्च किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये कंट्री कौन सी थी बच्चे, ये जो कंट्री थी ये थी इंडिया। कौन सी कंट्री थी, इंडिया। ठीक है, ये कंट्री थी इंडिया। और इसका ईयर भी आपको ध्यान में रखना है, और जो ईयर है वो कौन सा है, 1951। ईयर कौन सा है, 1951। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि वो कौन सी कंट्री थी जिसने फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। जो फर्स्ट टाइम जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया था, इंडिया ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी बोल दिया गया। तो देखो, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले जो मेन जो चीज थी वो किसको मतलब कंसिडर कर रहे थे, पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इसको चेंज करके क्या रख दिया गया बच्चे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसको बोल दिया गया। और कब हुआ ये, लॉन्च्ड इन 1997। ठीक है, इन 1997। अगेन ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1997। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के। अब हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव जो फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस कंट्री ने लॉन्च किया, इंडिया ने। कब किया, 1951 के अंदर। उसके बाद इसको रिप्लेस करके क्या बोल दिया गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH। ठीक है, RCH। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, RCH की फुल फॉर्म, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है इसका ईयर भी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आ सकता है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ RCH। RCH अब मुझे बताना ना पड़े क्योंकि अभी मैंने लिखवाया है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, बाकी की सारी चीजें आप कर लोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या आया इसके अंदर, यानी कि ओवर
ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस देती है जैसे कि कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोगों को अवेयर करना है, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोगों को अवेयर करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो सबसे जो मेन जो पॉइंट है वो डील करता है ओवर पॉपुलेशन। दूसरा बच्चे सेक्स एजुकेशन, ठीक है, सेक्स एजुकेशन यानी कि इंस्टीट्यूट्स कॉलेज के अंदर सेक्स एजुकेशन मस्ट है, ठीक है, कॉलेज स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स के अंदर सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, कब टेंशन लेनी है, कब टेंशन नहीं लेनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आता है सेक्स एजुकेशन के अंदर। सेफ एबॉर्शन, अगेन सेफ एबॉर्शन का मतलब है कि मतलब अगर कोई भी अगर वुमेन अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहती है तो कौन कौन सी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है कि ठीक है ये सारी की सारी जो अबॉर्शन है, ऐसा नहीं है कि किसी भी जो रैंडम जो क्वैक जो झोला छाप जो डॉक्टर है उससे अबॉर्शन करा लिया, मतलब प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन रिक्वायर होती है, क्योंकि ये ध्यान में रखना होता है कि अगर अबॉर्शन होते टाइम अगर कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, कोई भी पैल्विक इन्फ्लामेशन ना हो जाए या फिर ट्यूब के ब्लॉकेज होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो और आपने देखा ही था कि फैलोपियन ट्यूब का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है, फर्दर जो 16 सेल स्टेज बनती है वो फैलोपियन ट्यूब तक ही बनती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर। ऑलराइट, और एडोलिसेंट जो स्टेज है, ठीक है, एडोलिसेंट जो एज है बच्चे, उसके अंदर भी कौन कौन से जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कौन से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बच्चे के अंदर, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इन सारे की सारी चीज़ों को डील करता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। और मैटरनल हेल्थ, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर मतलब कि मतलब बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए। और जो मदर के प्रॉपर ड्यूरिंग डिलीवरी भी चेकअप्स होने चाहिए, मदर चेकअप ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी चेकअप ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के टाइम पे, पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर आती हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर आती हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डील करते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डील करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डील करते हैं कि इनफर्टिलिटी को लेके, ठीक है, इनफर्टिलिटी को लेके, यानी कि कपल चाह रहा है कंसीव करना लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अबॉर्शन हो रहे हैं, और इनफर्टिलिटी के बारे में भी इनफर्टिलिटी के बारे में भी कौन डील करता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, इसके अंदर और सारे भी पॉइंट्स आप खुद लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि सेक्स क्राइम आ गया, या फिर इसके अंदर बहुत सारी मतलब मूवीज भी हैं बच्चे जो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो गया क्या हो रहा है, जैसे कि हाईवे जो मूवी बनी है, ठीक है, बहुत सारी जो मूवीज बनी है वो बनी है सेक्सुअल क्राइम के ऊपर भी। तो पूरी की पूरी सोसाइटी को मतलब नॉलेज होनी चाहिए। देखो जितने भी जो क्राइम्स हैं ये मेनली किससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मेनली मिनिमाइज कर सकते हैं हम एजुकेशन से, अवेयरनेस से हम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम अपने लेवल पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट्स मतलब इंक्लूड होते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें भी लिख सकते हो, जैसे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है, एडोलेसेंट वाला मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं
हमें ये लिख सकता है, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे जो पहली जो प्रॉब्लम थी, जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी बच्चे, वो क्या थी? ओवर पॉपुलेशन। सबसे जो पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी बच्चे? ओवर पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो मतलब प्रिवेंशन है, कैसे मतलब हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रिवेंशन के मेथड है? ऑलराइट, क्या क्या प्रिवेंशन के मेथड है? तो क्या क्या प्रिवेंशन के मेथड होते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या प्रिवेंशन के मेथड होते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, ठीक है, फॉर शॉर्ट फैमिलीज, उन लोगों को जिनकी शॉर्ट फैमिली है। बहुत सारे स्लोगन्स भी आपने बसेस के अंदर, रोडवेज के अंदर देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? जैसे आपने सुना भी होगा, हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही काफी, हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही काफी, ठीक है, बच्चा एक ही काफी। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बच्चे, ये गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्री डिस्पोजेबल कॉन्डम्स देती है मेल्स को। तो ये सारी की सारी जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। दूसरी बात, मास मीडिया, ठीक है, यानी कि ऑडियो की वजह से, वीडियो की वजह से, ऑडियो वीडियो की हेल्प से हम कर सकते हैं लोगों को अवेयर। ऑडियो वीडियो की मदद से हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। मतलब एक जनरल सा टॉपिक है, अवेयरनेस कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं बच्चे, और हम लोगों को, जितने भी जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जितने भी जो यूथ हैं, उन जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनको बहुत सारे मतलब, चाहे वो मीडिया की मदद से या फिर हम टीवी की मदद से, रेडियो की मदद से, ठीक है, न्यूज़पेपर की मदद से, ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये जो मेन जो काम है, मेन जो मोटिव है, ठीक है, मेन मोटिव क्या है? लोगों को अवेयर करना, किसके रिगार्डिंग? ओवर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, की जो ओवर पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अंदर मास मीडिया का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें लोगों का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बेयर कर सकते हो, ठीक है, तो 3 या 4 बच्चे अगर बेयर कर सकते हो तो हमें उतने ही करने, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप टोटल पॉपुलेशन को तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, टोटल पॉपुलेशन को तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ये सारे के सारे जो स्लोगन्स हैं, ये सारे के सारे स्लोगन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चे हमने क्या किया? एक जनरल सा ओवरव्यू किया है, क्या क्या ओवरव्यू किया है हमने, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको हम बोलते हैं, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चारों एस्पेक्ट को डील करती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, बिहेवियरल हो। और उसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या मेजर एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जो मेजर जो प्रॉब्लम है दैट इज ओवर पॉपुलेशन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किस फैमिली ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, जो सबसे पहले कब लॉन्च हुआ, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमने कर लिया। अब जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर बच्चे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ही एक अलग से टॉपिक आता है जो इसी को इंक्लूड करता है, दैट इज अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। अमीनोसेंटेसिस आपने बहुत बार सुना होगा, अमीनोसेंटेसिस। अगर अमीनोसेंटेसिस नहीं सुना है तो आपने एमनियोटिक फ्लूइड तो सुना होगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज बच्चे ये मदर की यूट्रस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चे, जैसे कि ये मदर की यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बेबी ऐसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो अराउंड जो लेयर थी बच्चे, जो ये जो अराउंड जो लेयर थी, ये कौन सी बनी थी, यानी कि ये थी एमनियन, ठीक है, ये क्या थी बच्चे, एमनियन,
और इसके अंदर जो एमनियन की जो लेयर है वो क्या रिलीज कर रही थी बच्चे, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या रिलीज कर रही थी, एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखो इस एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को नीडल की मदद से एस्पायरेट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और इसके अंदर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है उनकी क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। जैसे सपोज किसी भी फैमिली की हिस्ट्री में, यानी कि किसी फैमिली को, किसी कपल को एक बेबी हुआ है, ऑलराइट, और उस बेबी को कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे सपोज डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, या फिर हीमोफीलिया है, बहुत सारे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सेकंड बेबी को अगर वो प्रॉब्लम है, बाय चांस अगर वो प्रॉब्लम है सेकंड बेबी को, तो इसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। और किससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चे, वो स्टेम सेल्स होती हैं और उनकी क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, पर इसका मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है, अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो स्टेम सेल उनकी क्रोमोसोम की स्टडी करें, तो यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर पता चल जाएगा, यानी कि 44 प्लस XX है या फिर 44 प्लस XY है, ठीक है। तो 44 प्लस XX का मतलब क्या है, फीमेल चाइल्ड है। इसका मतलब बहुत सारी ये पता नहीं कहाँ से धारणा है कि फैमिलीज लड़कों को प्रेफर करती हैं ओवर गर्ल्स। तो फीमेल फिटिसाइड के लिए ये टेक्निक रिस्पॉन्सिबल है, मिसयूज भी हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगाया हुआ है। मतलब अगर स्टैट्यूटरी बैन का मतलब है कंडीशनल बैन, मतलब ऐसा नहीं कि ये टेक्निक हो नहीं रही है, क्योंकि ये टेक्निक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसका हम 4th जो मंथ है ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, जब तक अबॉर्शन सेफ हो सकता है, ऑलराइट। और जो वुमेन है वो अबॉर्ट करा सकती है। लेकिन अगर कोई भी, अगर गायनेकोलॉजिस्ट अगर ये टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, तो उसको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है और उसको सारे के सारे सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते हैं कि किस बेसिस के ऊपर वो अमीनोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहा है या फिर कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, अमीनोसेंटेसिस के अंदर यानी कि यहाँ पर जैसे सपोज एक नीडल की मदद से, इस नीडल की मदद से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, और इसका जो बेसिस है वो क्या है बच्चे, बेसिस, जो बेसिस है अमीनोसेंटेसिस का, बेसिस ऑफ अमीनोसेंटेसिस। बेसिस क्या है अमीनोसेंटेसिस का, तो बच्चे अमीनोसेंटेसिस का बेसिस क्या है, नंबर वन बेसिस क्या है, पता लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस के ऊपर पता लगाया जाता है बच्चे, ये पता लगाया जाता है क्रोमोसोमल स्टडी, ठीक है, क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है, क्रोमोसोमल स्टडी ऑफ स्टेम सेल्स, जो स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड की जो स्टेम सेल्स है उसके क्रोमोसोमल की पैटर्न की स्टडी की जाती है, और इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं बच्चे, कोई भी अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप जेनेटिक्स के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ोगे, जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर जैसे कि हीमोफीलिया आ गया, डाउन सिंड्रोम है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं पता लगा सकते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी इस टेक्निक का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया, ऑलराइट। यानी कि इस टेक्निक का क्या हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड बढ़ रहा है, सेक्स रेशो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से इस टेक्निक का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चे, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंडीशनल बैन लगाया हुआ है, ठीक है। क्या लगाया हुआ है, कंडीशनल बैन लगाया हुआ है। अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये था अमीनोसेंटेसिस के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हम क्रोमोसोमल स्टडीज का जो पैटर्न है, क्रोमोसोमल स्टडी होती
होती है, ठीक है। क्रोमोसोमल के जो क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी होती है सबसे नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात इसका मतलब ड्यूरिंग 4th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी इस टेस्ट को कर लिया जाता है, 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये टेस्ट कर लिया जाता है कि अगर कोई भी अगर डेवलपिंग बेबी को अगर कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो वो अबॉर्ट करा सकती है लेडी। ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि आपको पता ही है अगर जितना जल्दी पहले डिटेक्शन हो गया तो उसका मतलब क्या है, वो सेफ एबॉर्शन होगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी, ठीक है। तो ये चीजें थी बेसिस ऑफ अमीनोसाइंथेसिस। अमीनोसाइंथेसिस के ऊपर क्यों स्टैट्यूटरी बैन लगाया है हुआ है, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा है, ठीक है। किसकी वजह से बच्चे, जो फीमेल है फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा है, भ्रूण हत्या जो आपने सुना होगा वो बढ़ रहा है। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है रिलेटेड टू दिस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो देखो एक जनरल सा टॉपिक है, एक जनरल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3, ऑलराइट, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया, आप सबको पता है। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, इसी से रिलेटेड चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हैं? तो टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद द नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। और however it has a broader perspective and includes the emotional social aspects, ठीक है, इमोशनल सोशल बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी स्टडी ये करती है। अकॉर्डिंग टू WHO, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द टोटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन in all aspect of a reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social aspect, जो कि हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। Therefore, a society with people having physically and functionally normally reproductive organ and a normal emotional or behavior interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductive health। अगर ये चारों के चारों जो aspect फुलफिल हो रही होंगी तभी हम कैसे क्या कह सकते हैं एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी एक इंडिविजुअल है। Why is it significant to maintain the reproductive health? मतलब क्यों ये significant है, मैंने आपको बता दिया है। और कैसे हम इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम कैसे कौन कौन से वो मेथड है जिसकी मदद से हम ये अचीव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला तो क्वेश्चन यही है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे कि इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने नोटिस कर लिया था कि पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ने वाली है, ठीक है, जिसने क्या लिया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो नेशनल लेवल पे अटेन किया था, ठीक है। और at a national level to attain the total reproductive health as a social goal, and this program called family planning program, इसको हमने क्या बोला था family planning program। और ईयर ध्यान में रखना है बच्चे 1951, ईयर क्या होगा 1951 होगा। and were periodically assessed over the past decades, improved programs covering वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज। इसके अंदर मतलब जब अगर ये जो पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसको उसके बाद इसको क्या बोल दिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH, ठीक है, इंपॉर्टेंट है RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। इसके अंदर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट, इसके अंदर एक ब्रॉडर एरिया को इंक्लूड कर लिया था, ठीक है, यानी कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच रही है एक प्रेग्नेंट वुमेन के पास या फिर नहीं, डिलीवरी अच्छे से हो रही है यानी उसके बाद डिलीवरी के बाद जो मदर का प्रॉपर चेकअप हो रहा है या नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के बारे में सारी की सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया कि ताकि एक अच्छी से रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बन सके, ठीक है। With the help of audio visual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken up various steps to create awareness among the people about reproduction, ठीक है। हम बहुत सारी गवर्नमेंट की हम हेल्प ले सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की हम हेल्प ले सकते
सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स की हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों की हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। पेरेंट्स की, रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की, ये सारे के सारे एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन डिसेमिनेशन ऑफ द अबो इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इज स्कूल इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन विच, मतलब बहुत सारे मिथ्स के ऊपर भरोसा कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक है, एडोलिसेंट स्टेज के अंदर बहुत सारी चीजें, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, और इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलिसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ, ठीक है। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, बच्चे की मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो इनिशियल डेज के अंदर जो वुमेन जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं हम उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और वो कोलेस्ट्रम वो रिच होता है एंटीबॉडीज के अंदर। वो कौन सी एंटीबॉडीज बताई थी मैंने, IgA एंटीबॉडी, ठीक है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि मतलब लड़कों को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के अंदर फीमेल फिटिसाइड को कम करना है, ठीक है, यानी कि खत्म ही करना है। वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ द डिजायर्ड साइज, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम्स नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रेस्पॉन्सिबली एंड हेल्दी सोसाइटी। और एक हेल्दी सोशली सोसाइटी तभी बनेगी तब हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला सके, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट की हेल्प से हो, चाहे वो पेरेंट्स की हेल्प से हो, या फिर वो क्लोज रिलेटिव की हेल्प से हो, टीचर की हेल्प से हो, यानी कि हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना। ऑलराइट, नाउ successful implementation of various actions planned to attain reproductive health require strong infrastructure facilities, professional expertise and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in the reproduction related problems like कोई भी मतलब प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, मतलब प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी हॉस्पिटल को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। गवर्नमेंट अलग से मतलब कोई भी अगर नई ड्रग इंट्रोड्यूस करनी है, जैसे सहेली, हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, ठीक है। और सबसे पहले जो सहेली है ये किसने बनाई थी, अब यहाँ पे हम ही देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉपर फंड जाना चाहिए इसके ऊपर रिसर्च के लिए। सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, और ये किसने बनाई थी हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दैट इज CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। तो ये सारी की सारी, ये सब कब पॉसिबल है, जब प्रॉपर फंड होगा, जब प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी होगी, ठीक है। फंड्स ही नहीं होंगे, गवर्नमेंट फंड ही नहीं दे रही है, मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है, तो कैसे रिसर्च होगी, कैसे स्टडी होगी इन सब के बारे में, ठीक है। एंड स्टैट्यूटरी बैन, स्टैट्यूटरी का मतलब है कंडीशनल बैन, किसके ऊपर, amino synthesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization होना चाहिए, and some programs that mention in the connection in amino synthesis some of the amniotic fluid, amino synthesis के बारे में बताया है कि कुछ amniotic fluid जो developing fetus है उसका लिया जाता है to analyze the fetal cell and the dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of कोई भी genetic disorder है, जैसे कि डाउन
डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया होगा, इन सब की स्टडी की जाती है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द न्यू मेथड्स, क्या क्या नई टेक्निक्स हैं, ठीक है। डू यू नो सहेली एक न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए एक नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो किसने बनाई थी बच्चे, ये बनाई थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है, दैट इज CDRI, और ये कहां पर है, लखनऊ के अंदर है, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया। बट better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries and the better postnatal care leading to decrease the maternal and infant mortality rate, ठीक है। increased number of the couples with the small families, आजकल जो families हैं वो ज्यादा बच्चे नहीं कर रही है, ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि हम एक population के ऊपर एक स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। और better detection and cure of STD and overall increased medical facilities for all the sex related aspects, ठीक है। etc indicate improved reproductive health society। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि एक सोसाइटी एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी इंडिकेट कर सकती है, तो ये सारे के सारे मेथड, इट्स अ जनरल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे आसान से क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, वो क्या क्या है, क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स पीपल अबाउट द वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, यानी कि सारे के सारे एस्पेक्ट कौन डील करता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमीनोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर, अमीनोसेंटेसिस यानी कि अम्नियोटिक फ्लूइड की स्टेम सेल्स को चेक किया जाता है कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या नहीं। और इसके अंदर जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या आ सकता है बच्चे, हीमोफीलिया आ सकता है, डाउन सिंड्रोम आ सकता है, सिकल सेल एनीमिया आ सकता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। एक बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है जिसका आज हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज इंडिकेट द इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोसाइटी, कौन कौन से मतलब जो मेथड्स है जो कि इंडिकेट करते हैं एक गुड इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के बारे में, दैट इज बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, यानी कि टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए, घर पर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर सेफ डिलीवरी होनी चाहिए। नंबर ऑफ पीपल विद द स्मॉल फैमिलीज, मतलब वो फैमिलीज ज़्यादा, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट करती है, ठीक है, इंसेंटिव देती है, जल्दी गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मतलब फैक्टर्स है जो कि इंडिकेट करते हैं एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज लीडिंग टू द स्कैरसिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, सारी चीज़ों की कमी, फूड की कमी, शेल्टर की कमी, पॉवर्टी आ जाएगी, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि फूड की कमी, कपड़े की कमी, शेल्टर की कमी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इट्स अ बेसिक जनरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, RCH हम किसको बोलते हैं, ठीक है, RCH फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर, नहीं जी। रेस्टोरेशन एंड कम्युनल हेल्थ केयर, नहीं जी। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, तो बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म WHO की भी इंपॉर्टेंट है, RCH की भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लूइड विच एनवेलप्स द डेवलपिंग फीटस, ठीक है, कौन कौन सा फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है, कोरियोनिक फ्लूइड, प्लेसेंटल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर यूटेरिन फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड से हम क्या करते हैं बच्चे, हम पता लगाते हैं कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ है या नहीं, ठीक है। किसके बारे में पता लगाते हैं हम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। द फ्लूइड विच एनवेलप्स the developing fetus is the amniotic fluid. The amniocentesis is test based on, जो amniocentesis जो टेस्ट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, क्रोमोसोमल पैटर्न की स्टडी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल पैटर्न की स्टडी के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर हम इनिशियल स्टेज के अंदर अप टू द 4th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ये पता लगा सकते हैं कि किसी बच्चे को क्रोमोसोमल डिजीज है या नहीं। करेक्ट आंसर हो गया आपका C।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन ना जी ना, वायर एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना जी ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस ना जी ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी हाँ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव कवर्ड बाय द WHO। WHO कौन कौन से एस्पेक्ट को डील करते हैं? मैंने आपको बताया था 4, यानी कि सबसे पहला फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, सारे के सारे एस्पेक्ट को डील करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है STD स्टैंड्स फॉर, STD को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स ट्रांसफर डिजीज या फिर सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो गया है ए। मोटिवेशन फॉर स्मॉलर फैमिलीज इन इंडिया कैन बी प्रोवाइडेड बाय, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? स्लोगन हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही काफी, बिल्कुल सही है। जो मैरिजेबल जो एज है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब बढ़ा दी गई है। किसके अंदर? फीमेल के अंदर वो 18 साल और जो मेल के अंदर वो 21 साल बढ़ा दी गई है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव दे रही है कपल्स को विद स्मॉल फैमिलीज, मैंने बताया है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सहेली एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, जो सहेली एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, किसने बनाई थी? CDRI, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय द एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस से हमें क्या क्या पता लगा सकते हैं? हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो स्टेम सेल है उनकी क्रोमोसोमल स्टडी को हम पता कर, उसकी क्रोमोसोमल स्टडी, क्रोमोसोमल पैटर्न की स्टडी को हम पता करके हम क्या बता सकते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में, कोजेनाइटल डिजीज के बारे में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी जो क्रोमोसोमल जो रिलेटेड जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, इन इंडिया द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्टेड इन, इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था? ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, दैट इज 1951, और इंडिया ही सबसे पहली कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पे ये किया था। एंड CDRI कहां पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने सबसे पहले सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल ड्रग बनाई थी, दैट इज इन लखनऊ। CDRI कहां पर है बच्चे? लखनऊ के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जनरल क्वेश्चंस थे। आज के चैप्टर के अंदर हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे और हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।